हेलो दोस्तों, तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग सॉलिड स्टेट आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री का, उसका टाइप्स ऑफ सॉलिड और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें कवर करेंगे। ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। 11 से 12 पार्ट में हम इसे कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केमिस्ट्री का चैप्टर, क्लास 12 का चैप्टर द सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम क्या है? द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस पढ़ेंगे और एग्जाम्पल, सबकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। और अ, 4 प्रकार के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो भी हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। इतना हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। व्हाट आर सॉलिड्स? हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को देखते हैं। अच्छा, आप बताइए, क्या ईंट को हम सॉलिड मान सकते हैं? ईंट को हम सॉलिड मान सकते हैं? आप बोलेंगे यस, ईंट को हम सॉलिड मान सकते हैं। रबर को, हाँ, रबर को सॉलिड मान सकते हैं। तो हाँ, आप बोलेंगे हाँ, इसे भी हम सॉलिड मान सकते हैं। आप वहीं ईटा को अपने माथे पे एक बार दे मारिए और रबर को दे मारिए। रबर में क्या लगता है आपका? माथा जो है फूटेगा? नहीं फूटेगा। यहाँ पे रबर में नहीं फूटेगा, पर वहीं आप जो ईंट से मारते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका मतलब खून निकलने लगेगा, किसी सर से जो है वो खून निकलने लगेगा, वहीं रबर से खून निकलेगा। ऐसा क्यों? दोनों तो सॉलिड है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। क्यों होता है इसके लिए? तो यही सब इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ईंट अपने मतलब सारी माथे पे यानी फिर सर पे गिरने पर खून निकलने लगता है, रबर वहीं कुछ नहीं होता है, ना के बराबर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है? तीन स्टेट में से एक स्टेट है। मैटर किसे कहते हैं? तो मैटर आप लोग क्लास 9 10th में पढ़े होइएगा, ये मुझे 6 7 में ही पढ़ लीजिएगा। ये मुझे अभी क्लास 12 के स्टूडेंट को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो तीन टाइप में से एक टाइप क्या है? सॉलिड। क्या है? सॉलिड है, जिसका डिफाइंड शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम है। पार्टिकल आर वेरी क्लोज पैक्ड, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, वेरी लिटिल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल के अंदर मूवमेंट तो सब में होती है, बट सॉलिड में क्या होती है? बहुत ही कम, ना के बराबर मूवमेंट होती है। पर वहीं आप देखिए, जैसे अगर जो मान लीजिए आप एक ईंट ईंट को लेते हैं, उस पे एक मुक्का एक पंच मारते हैं, एक मुक्का अगर जो मारते हैं, क्या होगा? इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आपके हाथ में दर्द जरूर होगा। ठीक है, तो यही है। तो इसका डेफिनेट एंड डिफाइंड वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम डिफाइन होता है, ये बहता है। तो आप बोलिएगा नहीं, पार्टिकल आर वेरी क्लोज पैक्ड होने के कारण क्या वो नहीं बहता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब अंदर के मॉलिकुलर फोर्स के कारण ही वह एकदम एक जगह पे रुका रहता है। उसमें मूवमेंट होती है, बट क्या होती है? बहुत ही कम, ना के बराबर मूवमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आइए, सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं उसे क्लासिफाइड करते हैं, यानी बांटते हैं। जो मैंने बताया था ईंट और रबर को लेके, रबर से आपको आपके सिर पे चोट नहीं लगेगा, बट वहीं ईंट पे लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? और ये ईंट कौन सा सॉलिड है, रबर कौन सा सॉलिड है, हम पढ़ेंगे। सॉलिड आर मेनली डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो सॉलिड कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? तो सॉलिड जो होती है डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, किस बेसिस पे? आपसे पूछ देगा किस बेसिस पे सॉलिड टू पार्ट में होता है। तो बेसिस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि बेसिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के हिसाब से, अंदर के बनावट के हिसाब से आप देखिए। ये मान लीजिए कोई सॉलिड है, ईंट मान लीजिए। यहाँ पे अम, एक मिनट, मान लीजिए ये एक ईंट हो गया। ठीक है, आखिर यहाँ पे जो है, मान लीजिए ये है, ये है, ये है,
ये अंदर में जो अरेंजमेंट होता है ये बहुत पास पास होता है। इसी के कारण क्या होता है कि सॉलिड एक जगह रहता है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और सभी जगह पे सॉलिड रहता है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट, इसको ही क्या बोलते हैं हम, अरेंजमेंट बोलते हैं। ये जो सॉलिड के अंदर में है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एटम के बारे में आप लोग जानते होइएगा। ये मॉलिक्यूल जो है अरेंजमेंट में होता है। किस अरेंजमेंट में होता है, तो इस अरेंजमेंट, पार्टिकल के अरेंजमेंट के हिसाब से कितने पार्टिकल कितने टाइप्स में बांटा गया है, टू कैटेगरी, दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये हो गया एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। कितने भाग में बांटा गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड को हम क्या कह सकते हैं, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम एक कह सकते हैं शुद्ध सॉलिड, मतलब अच्छा गुण वाला, शुद्ध, शुद्ध सॉलिड। इसको अशुद्ध सॉलिड बोलेंगे, अशुद्ध सॉलिड। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी वैसा सॉलिड जो एकदम प्रॉपर सॉलिड की तरह बिहेव करे, जो दबाने पे थोड़ा सा भी ना दबे। जैसे कि ईट, ईट हो गया, ईट को अगर किसी पे दे मारिएगा तो हो सकता है उसे चोट लग जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए। तो ये क्या होता है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को उत्तम सॉलिड भी कहते हैं। उत्तम सॉलिड आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो आपको आपको आप बताइएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही क्या कहते हैं, उत्तम सॉलिड कहते हैं। उत्तम सॉलिड किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं। उत्तम सॉलिड किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं। उत्तम सॉलिड किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी हम उत्तम सॉलिड कहते हैं। किसे कहते हैं, उत्तम सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं। अमरफस सॉलिड को क्या कहते हैं, तो अमरफस सॉलिड को जो है वह घटिया सॉलिड कहते हैं, अशुद्ध या घटिया सॉलिड, अशुद्ध या घटिया सॉलिड किसे कहते हैं, तो एमॉर्फस सॉलिड को। एमॉर्फस सॉलिड को क्या कहते हैं, अशुद्ध या घटिया सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को क्या कहते हैं, अशुद्ध या घटिया सॉलिड। तो आपसे कोई पूछे कि शुद्ध सॉलिड किसे कहा जाता है, तो शुद्ध सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एमॉर्फस सॉलिड क्या हुआ, घटिया सॉलिड। मैं आपसे पूछूं कि शुद्ध सॉलिड कौन सा हुआ, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अशुद्ध सॉलिड कौन सा हुआ, एमॉर्फस सॉलिड। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल क्या हो गया, ईट हो गया, ईट हो गया, या फिर बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बट आप मेनली अमorphous सॉलिड को याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके लिमिटेड एग्जांपल्स होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अनगिनत एग्जांपल होते हैं। आपसे क्वेश्चन में अमorphous सॉलिड अगर जो याद रहेगा तो उसमें पूछ देगा अमorphous सॉलिड, तो अमorphous सॉलिड पर मार दीजिएगा। और अमorphous सॉलिड में से एक कोई बचेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आपको किस में मारना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में मार देना है। ऐसे ट्रिक याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसे कहते हैं बनावट। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे कहते हैं, तो एटम, आयन और मॉलिक्यूल को ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। एटम, आयन और मॉलिक्यूल को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का हिंदी क्या हुआ, तो बनाने वाला अवयव। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का हिंदी क्या हुआ, बनाने वाला अवयव। बनाने वाला अवयव किसे कहते हैं, बनाने वाला अवयव, अवयव को क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आपको मालूम होगा कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल से ही सब कुछ बना है, तो इसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे कहते हैं, बनाने वाले अवयव को। आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल पैटर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरेंज इन तीन डायमेंशनल पार्टिकल जो है वह मॉलिक्यूल, एटम, आयन जो है वह आपस में अरेंज करके क्या बनाते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो इन दोनों के बीच का जो दूरी है सब क्या होगा, तो वो सब बराबर होंगे। क्या होगा, तो वो सब बराबर होंगी। मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ देखिए, ऐसे मान लीजिए ये हो गया, एक ईट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये ईट हो गया।
ठीक है। एक यहाँ पे पार्टिकल हो गया, एक यहाँ पे ये मॉलिक्यूल हो गया, 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 यहाँ पे ये मॉलिक्यूल हो गया। अब जितना गैप इन दोनों में होगा, जितना गैप इन दोनों में होगा, उतना ही गैप इन दोनों में होगा, उतना ही गैप इन दोनों में होगा, उतना ही गैप इन दोनों में, 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 इन दोनों में और इन दोनों में होगा। तो ये जो है प्रॉपर अरेंजमेंट, सब कुछ सेम अरेंजमेंट में होगा। प्रॉपर अरेंजमेंट ही को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सी क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इस प्रॉपर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक प्रॉपर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक बार और फिर से सुन लीजिए, जितना दूरी इन दोनों के बीच होगा उतना ही दूरी इन दोनों के बीच होगा, इन दोनों के बीच उतना ही दूरी, इन दोनों के बीच उतना ही दूरी, इन दोनों के बीच उतना ही दूरी और इन दोनों के बीच इतना ही दूरी। इस दूरी को के बीच की दूरी को जो सेम हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, सी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रेजेंट करता है, आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। सच्चा सॉलिड आपसे कोई पूछे, एक मिनट, ट्रू सॉलिड किसे कहते हैं, ट्रू सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्रू सॉलिड किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। ट्रू सॉलिड किसे कहते हैं, ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपसे पूछ देगा कि ट्रू सॉलिड किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो एमॉर्फस सॉलिड क्या हो गया, फॉल्स सॉलिड। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। आपसे पूछ देगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर यहाँ पे लॉन्ग रेंज होगा। क्या होगा, लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज क्या होगा, लॉन्ग रेंज होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। इन दोनों के बीच ऑर्डर कैसा होगा, तो लॉन्ग रेंज हो जाएगा। ऑर्डर कैसा हो जाएगा, लॉन्ग रेंज। आपको याद रखना है, ट्रू सॉलिड किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही ट्रू सॉलिड कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही क्या कहते हैं, हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। और इन दोनों के बीच ऑर्डर क्या होगा, लॉन्ग रेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जिसे देखने पे हम उसे मानेंगे कि हाँ वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैं आपको एक और परिभाषा दे देता हूँ कि द सॉलिड, द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर एटम, ये अगर समझ गए, आर अरेंज इन पैक्ड पैटर्न नोन एज पैक्ड पैटर्न, यानी ये पैक्ड पैटर्न जो होगा वो बराबर होगा, सब कुछ पिछले वाला ही सेम होगा। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम आयन अरेंज्ड इन यहाँ है, आप पैक्ड इन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पैक्ड इन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, पैक्ड इन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे। शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसका, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछे तो क्या होगा, शार्प होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछे क्रिस्टलाइन सॉलिड का तो क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, जिस ताप पे जाने के बाद वह लिक्विड बन जाए, जिस ताप पे जाने के बाद वो लिक्विड बन जाए, जिस ताप पे जाने के बाद वो लिक्विड बन जाए। फ्यूजन किसे कहते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन जिस ताप पे वो चूर चूर हो जाए, जिस ताप पे वो चूर चूर हो जाए उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ये आप अगले चैप्टर लिक्विड स्टेट में पढ़िएगा। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक, देख लीजिए एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। देख लीजिए एनाइसोट्रॉपिक में आपको बता देता हूँ एनाइसोट्रॉपिक किसे कहते हैं। एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक किसे कहते हैं, तो एनाइसोट्रॉपिक में आपको बता देता हूँ कि, एक मिनट मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, हो गया, हाँ। तो एनाइसोट्रॉपिक किसे कहते हैं, देख लीजिए ये जैसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये एक पार्टिकल मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हुआ, 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 ये मॉलिक्यूल हुआ। अब मॉलिक्यूल को मान लीजिए हम क्या कहते हैं, लड्डू कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लड्डू।
क्या कहते हैं, लड्डू। और इन दोनों के बीच में हम बुनिया रख देते हैं। क्या रख देते हैं? बुनिया को रख देते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम मान लीजिए इंडिया रख दिए, यहाँ पे चाइना रख दिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख दिए, पाकिस्तान रख दिए। क्या रख दिए? पाकिस्तान रख दिए। तो अगर जो हम इंडिया से निकले चाइना तक जाने के लिए, और यही इंडिया से निकले हम पाकिस्तान तक जाने के लिए, तो हमें जितना पार्टिकल का सामना चाइना जाने में करना पड़ा, उतना ही पार्टिकल का सामना सेम तरीके से पार्टिकल का सामना हमें पाकिस्तान जाने पे करना पड़ रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? तो एनाइसोट्रॉपिक। इसे क्या बोलेंगे हम? एनाइसो एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक इसे हम क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रॉपिक। एक बार फिर से समझ लीजिए, जितना ही दूरी हम यहाँ से यहाँ तक होगा, इतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, इतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, इतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक सभी दिशाओं में प्रॉपर्टीज चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन इट्स नोन एज। देखिए यहाँ से सॉरी, यहाँ से यहाँ जाने पे चेंज होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 ही जाना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे जो 4 जाना पड़ रहा है, यहाँ पे 3 जाना पड़ रहा है, दोनों अलग-अलग हुआ। चाइना जाने के लिए हमें 4 लड्डू का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान जाने के लिए 3 ही। तो यही हो गया। तो ऐसे ही हम इसे कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो एनाइसोट्रॉपिक आप लोग समझ गए। प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा? प्रॉपर्टीज अलग होगा। मान लीजिए ये यहाँ पे अगर खड़े हुए, यहाँ से जाने में अलग, यहाँ से यहाँ तक जाने में अलग, यहाँ से यहाँ तक जाने में अलग, यहाँ से यहाँ तक जाने में अलग, और यहाँ से यहाँ तक जाने में अलग दूरी तय करना पड़ रहा है। इसे क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप। जियोमेट्रिकल शेप किसे कहते हैं? तो ज्योमेट्रिकल शेप उसे कहते हैं जो बनाने में सेम पड़े। ठीक है। डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप हो तो उसे ही हम ये भी एक क्या होगा? प्रॉपर्टी हो गया। क्लीवेज अलोंग डेफिनिट प्लेन्स। सॉरी, ये आप लोगों के अथी में नहीं है, गलती से चलाया। ये आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे? आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, तो इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को अब हम देख लेते हैं। एमॉर्फस सॉलिड का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? तो चलिए, एमॉर्फस सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आज नोड अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल देके आपको बताता हूँ मैं। ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? एक रबर हो गया। ये आपका एक, मान लीजिए एक रबर हो गया। क्या हो गया आपका? रबर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पर भी कुछ भी बना हो, ऐसे ही अगर जो पार्टिकल इनके बीच हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ भी, मतलब यहाँ अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पे अलग है। तो यही करेक्ट द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम मॉलिक्यूल आयन आर नॉट अरेंज इन वेल पैटर्न नोन एज एमॉर्फस सॉलिड। मतलब किस जैसे यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक भी अलग अलग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। ठीक है। ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या ऑर्डर प्रेजेंट होता है? शॉर्ट रेंज यानी कम दूरी। यहाँ से देखिए, यहाँ पे कुछ भी हो तो उसे शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है। ऑल्सो नोन एज सुपर कूल लिक्विड और सूडो लिक्विड, सूडो सॉलिड। मतलब नकली सॉलिड किसे बोलेंगे? ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार बोर्ड में पूछता रहता है कि सूडो सॉलिड किसे कहते हैं? सूडो सॉलिड किसे कहते हैं? तो एमॉर्फस सॉलिड को ही हम सूडो सॉलिड कहते हैं। ठीक है। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, सुपर कूल लिक्विड। तो आपसे पूछ देगा कि ग्लास इज एज्यूम टू बी सुपर कूल लिक्विड, व्हाई? आपको मैं बता दूं कि ग्लास क्या है? एक एमॉर्फस सॉलिड है। वेट अ सेकेंड। ग्लास जो है एक एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। ग्लास एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। तो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा था
कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड किसी क्यों कहते हैं। तो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, और और भी सारे एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है। तो आज सुपर कूल्ड लिक्विड आज नहीं पढ़ाता हूँ, अगले वाले से मैं पढ़ा दूंगा। पर आपको याद रखना है कि सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहते हैं, आपसे पूछे तो सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहते हैं, तो एमॉर्फस सॉलिड को ही सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, ठीक है। या सूडो सॉलिड कहते हैं, यानी नकली सॉलिड। रबर को आप दबाइएगा वो दब जाएगा, पर है तो वो सॉलिड, लेकिन सॉलिड को दबाने पे नहीं दबता है, तो वो क्या हो गया, नकली सॉलिड हो गया। रबर क्या हो गया आपका, तो नकली सॉलिड हो गया। क्या हो गया रबर आपका, नकली सॉलिड हो गया, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का जो है हम कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। तो मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम ही टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है। आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक आप किसे कहते हैं, अनाइसोट्रॉपिक मैंने आपको बता दिया। तो अनाइसोट्रॉपिक बता दिया, तो मैं आपको आइसोट्रॉपिक बता देता हूँ। आइसोट्रॉपिक, its properties are same in all direction, then it is known as isotropic। देखिए इस प्रॉपर्टी को आप लिख लीजिएगा, मैं लिखवा देता हूँ। इट properties are, if properties are, if properties are same in all direction, same in all direction, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, ठीक है। अब मैं चलिए एग्जांपल दे देता हूँ आपको इसका, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 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 और यहाँ पे कोई बंदा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे सेम जगह जाना पड़ा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये सब डायरेक्शन में अगर सेम रहे तो उसे हम क्या करते हैं, तो इसे हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं। और ये किसका गुण हुआ, एमॉर्फस सॉलिड का। ये किसका गुण हो गया, एमॉर्फस सॉलिड का। किसका गुण हो गया यहाँ आपका, एमॉर्फस सॉलिड का हो गया, ठीक है। नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, किसी पर भी जाने के बाद ही पिघल जाता है। नो क्लीवेज प्लेन्स, ठीक है। अगेन ये आपके क्लास का नहीं है, तो मैं हटा देता हूँ इसे, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ किसके, एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया, डायमंड, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा याद रखना है आपको मैं बता दूंगा। ये क्या हो गया आपका, इम्पोर्टेंट हो गया, याद रखना है, प्रीवियस ईयर में पूछा है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज आपका ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। ये सब आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ये याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ग्लास हो गया, ये ऑल सार इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीथीन आपसे पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, कोल, तारपीस। ये 4-5 आपको याद रखने हैं ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए, और इससे बाहर जो भी आए आपको क्या मानना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसमें जो भी आए तो आपको एमॉर्फस सॉलिड मालूम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के डेफिनेशन को पढ़ लिए हैं और इसके गुण को पढ़ लिए हैं। तो अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स को पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के नेचर पे, मतलब बनावट के नेचर पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑफ 4 टाइप्स।
क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के हैं बनावट के हिसाब से? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो 4 प्रकार के हैं। किस हिसाब से? तो बनावट के हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके 4 प्रकार के हैं। आपसे पूछ देगा क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर 4 टाइप्स। ठीक है। पहला क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड देख के आप लोग डैश दीजिएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो? उनका मॉलिक्यूल हो। मैं आपको लिखा देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूल हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल। ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या हो जाएगा? constituent particle molecules of force वंडर वाल डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। डाइपोल डाइपोल क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा। ठीक है। आपसे बस ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग और वंडर वाल बॉन्डिंग। ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। सॉफ्ट लो मेल्टिंग पॉइंट नो कंडक्टर्स। ठीक है। सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होती है। लो मेल्टिंग पॉइंट, कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। और नो कंडक्टर्स यानी ये हीट और उष्मा के सुचालक नहीं होते। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके भी दो प्रकार हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के कितने दो प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं। पहला नॉन पोलर, पोलर। ये भी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है। नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड टू सब्सटांस। ठीक हो गया। इसके भी दो प्रकार है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार के, नॉन पोलर और पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब देखिए एग्जांपल एंड प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एग्जांपल कौन सा है? आइस H2O। देखिए ये जो है, ये मान लीजिए कोई सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हो गया। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये तो H2O मॉलिक्यूल है। ये किस क्या हो गया? ये सब क्या है? H2O मॉलिक्यूल है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिसके सभी मॉलिक्यूल्स क्या हो? H2O के हो, तो उसे H2O के मॉलिक्यूलर सॉलिड। I2 सॉलिड CO2 यानी ड्राई आइस भी मॉलिक्यूलर सॉलिड के प्रकार है। शुगर और सल्फर। प्रॉपर्टीज लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पुअर कंडक्टर, मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ये आपको याद रखना है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट और पुअर कंडक्टर्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पे आप लोग पढ़े होइएगा। एक मिनट। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखे होइएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने पढ़ लिया। अब किसकी बारी है? तो आयोनिक सॉलिड की बारी है। किसकी बारी है? तो अब हमें आयोनिक सॉलिड पढ़ना है। कौन सा सॉलिड पढ़ना है? तो आयोनिक सॉलिड। तो चलिए आयोनिक सॉलिड को शुरू करते हैं। दूसरा क्या है? आयोनिक सॉलिड पार्टिकल पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। कौन सा मान लीजिए NaCl है। यहाँ पे क्या हुआ? प्लस, यहाँ पे क्या हुआ? माइनस। ये आयंस है। आयंस मुझे आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आयन किसे कहते हैं। ठीक है। आयंस मेटेलिक सॉलिड के बाद हमें क्या पढ़ना है? आयनिक सॉलिड। ठीक है। तो दैट सॉलिड विच आर फॉर्म्ड बाय आयंस नोन एज आयनिक सॉलिड। दैट सॉलिड फॉर्म्ड बाय आयंस। अब आयन क्या कहते हैं? चार्ज स्पेसीज। यानी आयंस किसे कहते हैं? आयंस चार्ज स्पेसीज। चार्ज स्पेसीज को हम क्या कहते हैं? तो हम चार्ज स्पेसीज को आयन कहते हैं, नोन एज आयन। जैसे एग्जांपल में ये लिख लीजिएगा। Na+ हो गया। ठीक है। Mg2+ हो गया।
और भी मैं बता देता हूँ। और जैसे कि एग्जांपल में आपका क्या हो गया, और आपके एग्जांपल में हो गया Cl माइनस हो गया, ठीक है, और देन SO4 2 माइनस हो गया, ठीक है। ये सब हो गया आपके किस चीज के एग्जांपल, तो आपके आयंस के एग्जांपल हो गया, किसके आयन एग्जांपल, तो आयंस के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। आयंस किसे कहते हैं, फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, इन लोगों के बीच आयनिक बॉन्ड होता है। मान लीजिए ये एक आयनिक बॉन्ड है, इसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयन होंगे। मान लीजिए NaCl हो गया, Na प्लस Cl माइनस हो गया, तो इनके बीच का आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्ड ब्रिटल हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, तो हाई होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके आयनिक सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और ये कैसी होती है, तो ये हार्ड होती है, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेल्टेन स्टेट इन सॉल्यूशन, आपसे पूछ देगा कि आयंस कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो मेल्टेन स्टेट, मेल्टेन यानी मेल्टेन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये आपको याद रखना है कि किस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ये मेल्टेन स्टेट यानी पिघली हुई अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आयनिक सॉलिड के प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स NaCl, KCl, MgO और CaF2ZnS, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में हाई मेल्टिंग पॉइंट, बेटर गुड कंडक्टर इन एक्वस या मेल्टिंग पॉइंट एक्वस, यानी वही बात हुआ, एक्वस मेल्टिंग पॉइंट सेम हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा पार्ट, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। ये देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, अगला जो है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग अभी देख रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगला क्या होगा, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, क्या हो गया, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड पे चलते हैं। तो पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड इन 3D नेटवर्क। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। मान लीजिए ये एक हो गया, क्यूब हो गया, ओके, ये एक क्यूब हो गया। अब ये कौन सा टाइप है, तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये और इन सब के बीच जो मिल के बना होगा, मान लीजिए यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, और इन सबको मिला के क्या बनता है, तो इन सबको मिला के आपका बनता है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब इनका प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ये वेरी हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। एग्जैक्टली हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा गर्म करने पर ही ये पिघलते हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, आपको क्या याद रखना है कि कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड का जो है वो नॉन कंडक्टर है, बस ग्रेफाइट को छोड़ के। किसको छोड़ के, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसको छोड़ के, तो आपको बताना है ग्रेफाइट को छोड़ के सभी जो है नॉन कंडक्टर कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं और प्रॉपर्टीज कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड का, ठीक है। एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, कार्बन, बोरोन, नाइट्राइड, ठीक है। बोरोन नाइट्राइड हो गया, कार्बन हो गया, डायमंड सॉरी डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया कि एग्जांपल हो गया कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड का। ये जिसमें प्रीवियस ईयर में कौन कौन से पूछा है, तो सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, और बोरोन नाइट्राइड, ये दोनों पूछा है। प्रॉपर्टीज अब पढ़ लेते हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये वेरी हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट हो गया। अब एट द लास्ट यहाँ पे जो है मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, सब हो गया। यहाँ पे अब बचा है मेटेलिक सॉलिड, एट लास्ट मेटेलिक सॉलिड, और अगले क्लास में हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी एग्जांपल्स को देख लेंगे, ओके। तो मेटेलिक सॉलिड है, तो मेटेलिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, सभी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख दीजिएगा। पॉजिटिव मेटल आयन इन अ
सी ऑफ डेलोकेशन आयन, मेटेलिक सॉलिड में पॉजिटिव मेटल्स आयन होंगे, और ठीक है, और फोर्स क्या होगा इन सब के बीच, मेटेलिक बॉन्ड होगा, इन दोनों के बीच मेटेलिक बॉन्ड होगा। जैसे एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए ये कोई हो गया, इन सब के बीच क्या होगा, सॉलिड के बीच फोर्स कौन सा होगा, तो मेटेलिक सॉलिड हो जाएगा। कौन सा फोर्स हो जाएगा, तो मेटेलिक सॉलिड होगा। ठीक है, मेरिएबल डेटाइल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मेरिएबल और डक्टाइल। ठीक है, एग्जाम्पल ऑल मेटल, सभी मेटल्स हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ा ही देता हूँ, मतलब मैं बता ही देता हूँ मेटेलिक सॉलिड के। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड के भी दो होते हैं। ठीक है, ठीक है, आज रहने ही देते, फिर वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ये पार्ट 1 हो गया आपका। मान लीजिए 8 से 9, यानी 8 से 9, ज्यादा से ज्यादा 10 पार्ट में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब रहने देते हैं आज के लिए। और अभी तक अगर जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, टेक केयर, बाय।